Hello students, good morning to all of you. Class 12th, lecture 4th, chemical kinetics. So in the last lecture we have discussed about rate of chemical reaction, fast reaction, slow reaction and moderate, and examples of fast, slow and moderate reaction. सो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था कि या तो डिक्रीज होना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या इंक्रीज होना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक का हमारा टॉपिक हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर क्या कहता है। सो नेक्स्ट देखिए, कहता कंसिडर आ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अज्यूम वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सो हमें एक रिएक्शन मान के चल रही है, हाइपोथेटिकल सिर्फ उसे सोचना है कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और उस रिएक्शन की जो वॉल्यूम होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। सो यहाँ पे हमने लिया है R गिव्स P। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट को, P में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। सो कहता है 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट R गिव्स 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट P। कि जो 1 मोल रिएक्टेंट का होगा, कहता वो 1 मोल रिएक्टेंट क्या देगा हमें, 1 मोल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, आगे कहता है इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P एट टाइम T1। तो अब इसने पहले ही कहा था कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सारी चीजें अब हाइपोथेटिकल हम मान के चलेंगे। तो कहता कि जो R1 है, कहता वो हम क्या मान के चलते हैं। देखिए R1 हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को। ठीक है, सो R1 कहता हमारे पास कंसंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की। P1 कंसंट्रेशन है किसकी, प्रोडक्ट की। और ये 1 का मतलब क्या है कि ये एट टाइम T1 के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद कहता R2 एंड P2 आर द कंसंट्रेशन ऑफ एट टाइम 2। ठीक है, अब रिएक्शन थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो उस दौरान कहता है रेट क्या होगा इसका, R2 होगा रिएक्टेंट का, P2 होगा प्रोडक्ट का और टाइम होगा T2। क्लियर। फिर कहता है डेल टी। डेल टी मीन्स यहाँ पे डेल का मतलब है चेंज, कि टाइम के अंदर चेंज कितना आया है। तो चेंज कितना होगा, T2 माइनस T1। T2 मतलब वो टाइम जब हमारे पास R2 और P2 थे। सो चेंज इन टाइम कैसे निकल जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 का भी पता है आप लोगों को, जब R2 और P2 थे, और T1 जब R1 और P1 थे। फिर कहता है डेल R, यानी कि चेंज कितना आया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। देखिए इस छोटे से वर्ड का मतलब है डेल स्क्वायर ब्रैकेट R। डेल का मतलब है चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन और R मीन्स रिएक्टेंट। तो यानी कि ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर कहता है डेल P स्क्वायर ब्रैकेट में बंद, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कहता कैसे मेजर कर सकते हैं, वो भी सिंपल होगा, सेम एज दैट। तो कहता क्या करेंगे, P2 कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट की एट टाइम T2 के ऊपर माइनस कर देंगे उसमें से P1 कंसंट्रेशन। क्लियर। तो ये हमने क्या निकाल लिया कि टाइम में कितना चेंज आया है, रिएक्टेंट में कितना चेंज आया है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, आगे देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट शो मोलर कंसंट्रेशन। तो वही बात बोल दी ना इसने कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, कहता वो क्या शो कर रही है यहाँ पे, कंसंट्रेशन मोलर की फॉर्म में। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को, साथ साथ बताइए बच्चे, नया चैप्टर है, क्योंकि अगर अभी आपको कोई परेशानी है तो फिर आगे जाके वो बढ़ जाएगी। इससे बेटर है कि अभी क्लियर करें। देखिए आगे इक्वेशन 1 लिखते हैं, ये इक्वेशन 1 है हमारी। कहता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। अब आपको थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करना होगा, हमने लिखा था कि रेट ऑफ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ R या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P, क्योंकि जितना रिएक्टेंट डिक्रीज होगा ऑब्वियसली सी बात है उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखता है,
कहता रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, कि आर कितना डिसअपियर हुआ है, रिएक्टेंट कितना कम हुआ है, ठीक है। तो कहता वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू डिक्रीज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कहता आर कितना डिसअपियर हुआ है, जितना आर की कंसंट्रेशन के अंदर डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये किसके इक्वल पुट किया है इन्होंने, ये इन्होंने शो किया है माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर डिवाइड बाय डेल टी। और ये क्या था, ये हमने अभी निकाला था डेल आर यहाँ पे, कि जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, और डेल टी था जितना टाइम में चेंज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ऐसे ही अगर आपको ये डिसअपियरेंस समझ में आ गया तो अपीयरेंस भी निकाल सकते हो। अब जो चीज जितनी डिसअपियर हुई है तो अपीयरेंस किस चीज की हुई होगी, पी की, पी मीन्स प्रोडक्ट। तो अब हम इक्वेशन 2 में क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट बताना है कि कितना प्रोडक्ट बना है। तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कि जितना पी की कंसंट्रेशन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना हमारे पास क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, इज इक्वल टू, इसको पुट करेंगे कहता प्लस डेल स्क्वायर ब्रैकेट पी डिवाइड बाय डेल टी। अब देखिए यहाँ पे माइनस है जब रिएक्टेंट का केस किया, और जब प्रोडक्ट का केस किया तो प्लस है। इसका मतलब क्या है, जो माइनस है वो शो कर रहा है कितना डिक्रीज हुआ है, और जो प्लस है वो शो करता है कि कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। सो डेल पी ओवर में डेल टी, ये हमारा अपीयरेंस का केस हो गया, किसके केस में, प्रोडक्ट के केस में। क्लियर। इक्वेशन 1 डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्वेशन 2 फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर। चलिए आगे, आगे कहता है डेल स्क्वायर ब्रैकेट आर इज नेगेटिव क्वांटिटी। कहता है ये नेगेटिव क्वांटिटी है, हमने यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव साइन शो किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है ये नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, हर चीज के मतलब बताएंगे, छोटी से छोटी चीज के आपको। तो नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ आर डिक्रीज। कहता है इस वजह से लगाया है क्योंकि जो डिसअपीयरेंस हुई है, यानी कि उसके अंदर कहता क्या हुआ है, सिंपल उसकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आया है, ठीक। इफ वांट मेक द पॉजिटिव क्वांटिटी देन मल्टीप्लाई बाय -1। कहता है ये जो आपकी क्वांटिटी माइनस में आई है, आर की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी उसको हमने नेगेटिव शो कर दिया। अगर कहता आप इसको पॉजिटिव शो करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, कहता इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 से। तो -1 से कहता है जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, ठीक है। और जो इक्वेशन 2 थी अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट की, वो तो हमारी ऑलरेडी किसमें है, प्लस वैल्यू के अंदर है, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट कम होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक ये है हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई मेथड, जिसके थ्रू हम रेट, प्रोडक्ट की अपीयरेंस और रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस और चेंज इन टाइम को शो करते हैं। चलिए अब आगे, आगे कहता है इक्वेशन 1 एंड 2 शो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर के पैर में ए और वी, यानी कि ए वी मीन्स एवरेज और आर मीन्स यहाँ पे रेट। तो जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि ये जो हमारी जो दोनों वैल्यू होगी, ये हमें क्या शो कर रही है, ये हमें बता रही है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली ये समझो जैसे हम ऑटोमोबाइल में करते हैं कि कोई ए से स्टार्ट हुआ था, बी तक गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो वही जो सेम काम हुआ है यहाँ पे हुआ है, इस वजह से जो इसका नाम है वो क्या है, रेट ऑफ एवरेज या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए, कहता एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू अकर। देखिए इसने तो वही डेफिनेशन बोल दी जो हम कह रहे थे अभी ऑटोमोबाइल में,
कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, कहता है वो डिपेंड अपॉन कर रहा है कि कितना चेंज आया है कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, या कितना चेंज आया है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट उसने कितना टाइम लिया है और वो टाइम के अंदर कितना चेंजेस आया है। दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक?